नारायण जी मीना, आप बावई बावई तहसील से नर्मदापुरम जिले के निवासी है। आप पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हमारे साथ आप वासिम भी गए और जैन इरिगेशन के लिए जलगांव गए। तो आप दोनों जगह के अनुभव क्या रहे वो बताएंगे और वो जो खेती कर रहे हैं उसके अनुभव बताएंगे। तो मैं सम्मान सहित आदरणीय मीना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने अनुभव सुनाएं। जी ओ मीना जी। जी ओम। जी ओम। जी ओम। जी ओम। सदन को नमन। जी ये सदन को नमन। और बहुत ही अच्छा, अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग करवाया, बधाई के बात है वो। मैं नारायण माखन नगर जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ और करीब करीब मैं 2020 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने 1 एकड़ से की थी, वो भी मेहरा जी उसका वीडियो बंद कारण कर लो। था मेहरा जी वीडियो बंद कर लो प्लीज जी। कि मेरा स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं रहता था। मुझे कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट की परेशानी जा रही थी, जिसका मैंने नागपुर में भी इलाज करवाया, वहां भी गया। फिर मैंने मन में विचार आया कि हम खान पान पर ध्यान दें और हमारे कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने भी उन्होंने दौरा किया कि आप प्राकृतिक खेती करिए तो इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने 1 एकड़ से उसकी शुरुआत की। धीरे धीरे चल के दवाई तो मैं लेता ही था, मगर कुछ ईश्वर की देन कहो या कुछ भी कहो, मेरी दवाइयां धीरे धीरे करके 2 साल में पूर्णतः छूट गई और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। मुझे कोई रोग नहीं रहा। आज भी मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं कोई दवा वगैरह नहीं लेता हूँ। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। पहले प्राकृतिक खेती कहें या जैविक खेती कहें, आज के वातावरण में हमारे लिए क्यों आवश्यक हो गई है, उसके कई कारण हैं। पहला है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए बात करते हैं और हमारी भूमि की तरफ भी ध्यान दें कि धरती माता से हमने लेना ही सीखा है। हमने धरती माता को क्या दिया? जब देश में अनाज की कमी थी, तब उस समय की सरकार और हम सभी की आवश्यकता थी कि हम अधिक उत्पादन कैसे लें। तब हरित क्रांति के लिए हमारी सरकार ने विदेश का दौरा किया, विदेश की खेती की तरफ ध्यान दिया और रासायनिक खाद का आयात करना शुरू कर दिया, जिससे अनाज का उत्पादन तो अधिक हो गया और परंतु हम उत्पादन ही अधिक ले सके। आपका चेहरा तो दिखाओ गुरुदेव। जी, मैं देख के नहीं बोल सकता ये बात है। चलो अभी बोलते रहो, थोड़े दिखा देना इनको, अशोक भैया को दर्शन करना है आपके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। ये नहीं दिखाना है, पूरा चेहरा दिखाना। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार हम खेती के प्रति आत्मनिर्भर तो बन गए, परंतु धीरे धीरे कुछ सालों में हमने रासायनिक खाद का उपयोग करना इतना अधिक शुरू कर दिया कि हमारी खेती धरती माँ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और धरती माता कठोर और बंजर होती चली गई और धरती माता की जल शोधन की क्षमता भी दिनों दिन कम होती जा रही है।
साथ ही हम कीटों से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अत्यंत एक से बढ़कर एक जहरीले कीटनाशक का उपयोग भी अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारी भूमि पर भी पड़ रहा है और हमारा पानी भी इससे दूषित होता जा रहा है। और जो हम अनाज ले रहे हैं वह रासायनिक व कीटनाशक के उपयोग से इतना विषाक्त हो गया है कि हमारे खाने योग्य वह नहीं रहा है। हम अनाज खा तो रहे पर वह इतना विषाक्त है कि उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर आजकल दिखने लगा है, जिससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के गंभीर रोग उत्पन्न होने लगे हैं। जैसे हम कहें शरीर में कैंसर है, लकवा है, हार्ट अटैक है, श्वास संबंधी रोग है और अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होने लगी है, जिससे हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। और हमारे आजकल नौजवान युवक भी हमें बीच में ही साथ छोड़कर जाने लगे हैं। इस खाद और रासायनिक कीटनाशक का ही यह प्रभाव हम मानते हैं कि पहले भी हमारे पूर्वज खेती करते थे और हमें इतनी बीमारियां नहीं होती थी। यदि हम समय रहते नहीं सचेत हुए तो आने वाला समय बहुत ही पीड़ादायक होगा। इसी रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक का ही दुष्परिणाम हमारे बच्चों में पर और उनके हार्मोन्स पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे आजकल बच्चों की हाइट भी कम बढ़ रही है, कम हो रही है और दुबले पतले कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे हमारे। हमें हमारी खेती की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। हम हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई पद्धति से खेती करनी होगी, परंतु हम वह खेती तो नहीं कर सकते जब हमारे पास गाय भैंस की पर्याप्त मात्रा उस समय होती थी, जिससे हमें देसी खाद की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होती थी। हमारे खेतों में केवल गोबर का खाद ही इस्तेमाल किया जाता था उस समय, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था हमारे पूर्वजों के पास। ये तो 70 के दशक के बाद ही रासायनिक खाद का उपयोग हमारे भारत में शुरू होना हुआ है। हमारी धरती भी पूर्ण सुरक्षित की थी, पानी भी शुद्ध था और उस समय हवा भी शुद्ध थी। आजकल जो फैक्ट्रियों के धुआं निकल रहा है उससे वातावरण भी अशुद्ध होता जा रहा है और हम रासायनिक खाद और कीटनाशक से हमारा पानी, हमारी धरती वह भी पूर्णतः विशुद्ध हो गई है, शुद्ध नहीं रही। आज हम अपने घरों में एक गाय या दो भैंस ही, एक गाय एक भैंस ऐसे दो पशु ही पालते हैं। उसका कारण यह है कि हमें दूध की आवश्यकता है घर में बच्चों के लिए, जिससे हम दूध प्राप्त कर सकें, और इससे हमें पर्याप्त मात्रा में गोबर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि गोबर की मात्रा पर्याप्त होती हमारे पास, हम गाय भैंस हमारे पास अधिक होते, हम वह पुरानी पद्धति का खाद जो हम घोड़े पर लगाते थे और 1 साल पकने के बाद हम उसको खेत में फेंकते थे, वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और प्राकृतिक खेती बगैर देसी खाद के होना संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती पर शोध कर हमारे आज के बुद्धिजीवी और जो स्वास्थ्य के प्रति सचेतक है, ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने ऐसे शोध किए हैं जिससे हम कम गोबर में और 1 गाय या 2 गाय से ही प्राकृतिक खेती कर सकते हैं।
जिसके लिए हम 1 एकड़ खेत के लिए या 3 एकड़ खेत के लिए हमारे लिए एक गाय ही पर्याप्त होती है। एक गाय से हम 3 एकड़ में खेती कर सकते हैं। गाय के गोबर गौमूत्र से हम जो खेती करते हैं और रासायनिक खेती जो करते हैं उसमें काफी अंतर है। हम प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत नहीं है बिल्कुल भी। पूरे उत्पाद हम अपनी घरेलू उपयोग में आने वाली चीजों से, गाय के गोबर गौमूत्र से ही बना सकते हैं। और रासायनिक खाद जो है उससे हमें उसके दुष्परिणाम बहुत हैं, उसमें खर्चा भी अधिक है। जैसे एक 1 एकड़ खेती की बात अपन करते हैं तो 1 एकड़ में हम 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, फंगीसाइड और कीटनाशक यदि 1 एकड़ में हम डालते हैं तो हमारा खर्चा लगभग 5,000 के करीब जाता है गेहूं की फसल में और चने की फसल में। प्राकृतिक उत्पाद जो हैं वह बगैर लागत के हैं, उसमें कुछ हमारा पैसा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये हमारे लिए एक बचत होती है पूरी प्राकृतिक खेती से। और हम प्राकृतिक अनाज को बाजार में भी यदि बेचते हैं और तो वह दुगनी कीमत में बिकता है। जैसे हमारे गेहूं 3,000 रुपये कुंटल बिकते हैं और बाजार में हम यदि प्राकृतिक अनाज को बेचते हैं तो 6,000 7,000 रुपये कुंटल हमारा गेहूं बिकता है, जो बिल्कुल शुद्ध रहता है। हमारे परिवार के लिए तो यह बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन है ही, मगर हम दूसरों के भी यदि कुछ अनाज अपनी खेती से बचा लें तो दूसरों को भी हम बेच सकते हैं। हम शुरुआत खेती की अपनी भूमि के एक छोटे से टुकड़े से भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास जमीन 5 एकड़ से ऊपर है, 5 एकड़ है, तो हम 1 एकड़ में या आधा एकड़ में हम प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, जो हमारे खेत के ऐसे हिस्से में होना चाहिए जिसमें अपना खेत का दूसरा दूषित रासायनिक पानी ना जाता हो। इस प्रकार हम यह प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, जो एक देशी गाय के पालने से संभव है। देशी गाय में अपनी देशी गाय, साहिवाल, गिर गाय, मालवी गाय और अपने आसपास घूमने वाली देशी गाय हैं, उसमें सिर्फ अपन जर्सी गाय और होल्स्टीन गाय का उपयोग, उनके गौमूत्र और गोबर को उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत कम होती है। वहीं हम जब वाशिम गए थे तो चौहान जी ने बताया थे कि 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। तो आप ये मानिए कि हम यदि गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों में कितने बैक्टीरिया जाएंगे और हमें कितना शुद्ध लाभ होगा। हम देशी गाय के गौमूत्र और गोबर से प्राकृतिक खेती के उत्पाद बना सकते हैं, जिसमें मैं जो अपना रहा हूं वह मैं बता रहा हूं, जिसमें तुम्हारा बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10पर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। ये उत्पाद उसके बनते हैं। और जो हम दूध बिलोते हैं उससे जो छाछ बनती है, उसमें हम तांबे का टुकड़ा डाल करके वो कॉपर वाली छाछ भी उससे बना सकते हैं। वह बहुत ही उपयोगी है। गाय के ताजे दूध का उपयोग भी हम अपनी फसल में कर सकते हैं। मैंने उसका अनुभव गए साल किया था, जब मेरी सोयाबीन की फसल थी, उसमें जब कुकर्रा लग गया था तो KVK के वैज्ञानिक श्री देवीदास जी पटेल यहाँ आए थे। उनको मैंने बताया कि सर ये मेरे खेत में कुकर्रा लग गया है, इसका क्या उपयोग किया जाए।
तो उन्होंने एक ही उपाय बताया था कि आप देसी गाय का 200 ml दूध लीजिए और एक पंप में भरकर अपनी फसल पर छिड़क दीजिए। तो मैंने वही किया और वास्तव में मेरी फसल 8 दिन में पूरी तरह लहलहाने लगी, कुकर्रा रोग उसका खत्म हो गया और पत्ते भी काले चमकीले हो गए। तो इस प्रकार हमने दूध का उपयोग किया। यदि हम ये जैविक उत्पाद सही समय पर अपने खेतों में डाल देते हैं रोग ना आने के पहले, तो मेरा ये मानना है कि हम रासायनिक फसल से भी अधिक उत्पाद हम ये प्राकृतिक खेती से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्पाद बनाएं कैसे। हम अपने खेत में 4-5 ड्रम रख लें 200-200 लीटर की, जिसमें हम अलग अलग उत्पाद बना सकें, जिससे हम अपनी फसल में अलग अलग उसका स्प्रे कर सकें। आप उत्पाद बना करके पानी के साथ, जीवामृत पानी के साथ नली से भी चला सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं उसका। तो सब में पहले घन जीवामृत जो है वह कैसे मैं बनाता हूं उसका मैं आपको बता रहा हूं। यह अपने 100 किलो के लगभग गोबर लिया, 1 किलो गुड़ ली और फलों की चटनी जो अपने घर में उपयोग में फल जो आते हैं उनकी चटनी बना ली 1 किलो, 2 किलोग्राम बेसन लिया, किसी भी दाल का हो सकता है, चना, उड़द, मूंग, अरहर की। 50 ग्राम मेड़का या जंगल की मिट्टी ले ली, 1 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लिया। अब गोबर को फर्श पर फैलाकर पॉलीथीन के ऊपर फैला दें, गुड़ और फलों की चटनी उसमें मिला दें बनी हुई, 1 लीटर गोमूत्र भी उसमें मिला दें घोल करके, और गोबर जो है उसको भी उसमें मिला दें, गोबर के ऊपर छिड़क दें उसको। और इस सामग्री को अपन 48 घंटे छायादार स्थान पर रख लें और उसको पूरे मिश्रण को अच्छी तरह काट लें आपस में फावड़े से। काटने के बाद उसको अच्छे फट्टे से ढक दें और ये जीवामृत हमारा 6 महीने तक हम इसको भंडारित कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं 6 महीने तक। इस प्रकार ये जीवामृत हम उपयोग में लेता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। अब बीजामृत की बात करें, बीजामृत में अपन 1 एकड़ के या 1 क्विंटल उपचार के लिए हम 5 किलो गोमूत्र लें, 5 किलो गोबर लें और नहीं, बीजामृत के लिए अपन 5 किलो गोमूत्र लें, 1 किलो गोबर लें और 200 ग्राम चूना लें। तो इसको अच्छी तरह मिला करके रात को 24 घंटे के लिए रख दें। दूसरे दिन हम जितना भी बीज इससे उपचारित हो सकता है, ज्यादा गीला ना हो, उपचारित करके और इसको छाया में रख दें, सुखा दें और उसकी तुरंत 2 घंटे के बाद उसकी बोनी कर दें। तो इस प्रकार हम ये बीजामृत बना सकते हैं। कोई इसमें बाजार से बीजामृत खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सिर्फ जैविक उत्पाद के लिए ये बीजामृत बनाता हूँ, दूसरे अन्य अपनी फसल के लिए मैं नहीं बना पाता। इसी प्रकार हम 10 पर्णियर जो हमारी माऊ मच्छर खेतों में लगते हैं और शुरुआत इल्लियों की रोकथाम के लिए हम 10 पर्णियर बनाते हैं। 10 पर्णियर में अब 5 किलो नीम की पत्ती ले ली, 2 किलो अकाव की पत्ती ले ली, 2 किलो धतूरे की पत्ती ले ली, 2 किलो कनेर, 2 किलो गेंदा की पत्ती, 2 किलो सीताफल की, 2 किलो बेशरम की, 2 किलो अमरूद की, 2 किलो करंज की, अरंडी की 2 किलो,
इन सबको लेकर के अच्छी बारीक बारीक उसको काट लें और 10 लीटर गौमूत्र लें। एक 200 लीटर के ड्रम में हम इन सब पत्तों को डाल दें, 10 लीटर गौमूत्र डाल दें, उस ड्रम को उसको पानी से अपन भर दें 180 लीटर पानी से। ये अपना 10 पर्णी अर्क हो गया। 10 पर्णी अर्क को यदि अपन अधिक प्रभावशाली यदि बनाना चाहते हैं उसको, तो उसमें 500 ग्राम तम्बाकू, 500 ग्राम लहसुन और 500 ग्राम हरी मिर्च का उपयोग में यदि उसमें डाल दें तो ये बहुत ही अति प्रभावशाली हो जाता है ये 10 पर्णी अर्क, जिससे हमारी फसल में कोई रोग भी पास नहीं आते हैं उसके पास। यदि हम और अधिक यदि हम उसको बनाना चाहते हैं, नीमास्त्र का भी उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र के लिए हम 5 किलो निमोली और 5 किलो नीम की पत्ती लें, 10 किलो गौमूत्र में उसको डालकर एक उबाल आने तक उसको अपन उबालें और उसको ठंडा होने पर 2 लीटर प्रति पंप के हिसाब से उसको भी डालकर फेंक सकते हैं, जिससे हमारी इल्लियों की रोकथाम हो जाती है। इसी प्रकार फंगीसाइड में अब छाछ का उपयोग कर सकते हैं। माऊ मच्छर के लिए भी फंगीसाइड काम करता है छाछ, और जमीन के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है। अब इसी में हम एक उपयोग और करते हैं गौकृपामृत का। ये गौकृपामृत बंसी गौशाला से में बनता है और वहीं से पूरे भारत में वहां से वो वितरण करते हैं फ्री में गोपाल भाई चुतारिया जी। तो मैंने वहीं से गौकृपामृत लाया था और यहाँ से कई लोगों ने मेरे पास से उस गौकृपामृत को ले गए हैं। उसके भी कई फायदे हैं, परंतु उनका कहना रहा मैंने तो उतनी मात्रा में उसको नहीं फेंक पाया, मगर फायदे उसके भी अच्छे रहे। उनका कहना ये बैठ रहा था कि यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और गौकृपामृत डालते हैं तो आप पहले बार में गौकृपामृत 500 लीटर का उपयोग या 800 लीटर का उपयोग पहली बार अपनी खेती में करें, पानी के साथ दें 1 एकड़ में। जब दूसरी बार यदि 20 दिन बाद यदि पानी चलता है अपनी फसलों में और हम उसमें तो 400 लीटर गौकृपामृत फिर उसमें दें, इस प्रकार, और तीसरे पानी पे उसको हम 200 लीटर पे उसमें फसल में दें, तो अपनी फसल अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी और फसल भी लहला आएगी। मैंने उनकी फसल बंसीगर गौशाला गया था, वहां पर उनकी फसल देख के आया तो बड़ी लाजवाब फसल है उनकी। वहाँ उनकी जो सब्जियां लगी हैं उनका कहना ही क्या, उन्होंने भी कई बार उन वीडियो में बताया है उनका, तो उनके पालक के पत्ते की साइज 1 फुट की रहती है वहां पर। ऐसे ही मूली भी इतनी लंबी होती है कि अपन कहने से तो पूरी नरम रहती वो मूली भी। गोभी की साइज भी बहुत बड़ी है उनकी। और सिर्फ गौकृपामृत के उपयोग करते हैं वो, बस उसमें और कुछ नहीं डालते वहां पे। तो इस प्रकार गौकृपामृत के भी बहुत फायदे हैं। मेरे पास अभी है गौकृपामृत रखा हुआ है, बनाता रहता हूँ उसको मैं, मल्टीप्लाई होता रहता है। अपन गौकृपामृत 1 लीटर की शीशी वो देते हैं अपने लिए, और 1 लीटर गौकृपामृत को हम 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल दें और उसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो ताजी छाछ गौकृपामृत में डाल के रख दें और उसको दोनों समय डंडे से हिलाते रहें। ये गौकृपामृत 12-13 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। और उनका कहना रहा है कि गौकृपामृत कभी खराब नहीं होता, सालों तक रख रहा हो उसको आप, वो कभी खराब नहीं होगा। उसके कलर अलग अलग अलबत बदलते जाएंगे, कभी काला हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा, मगर उसके जीवाणु जो है वो खत्म नहीं होते उसमें। हाँ, उनके भोजन के लिए आप 20 दिन में 15 दिन में थोड़ा उसमें आधा लीटर छाछ और आधा किलो गुड़ डालते रहें, तो ये गौकृपामृत कभी खत्म होने वाला नहीं है, आपके पास सालों तक सुरक्षित रहेगा।
खाद के लिए बायोगैस की है मेरे पास, बायोगैस की सैलरी भी बहुत उपयोगी है, वो भी मैं टाली में भरकर अपने खेतों में डालते रहता हूँ, सीधी पानी के साथ चलाता हूँ, उससे बहुत फायदे होते हैं। दूसरा ये है कि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी परेशानी जाती है नींदानाशक की। नींदा इतना अधिक होता है खेती में कि जिसको हम कंट्रोल नहीं सकते, या तो लेबर लगाकर उसको निकलवाएं तो वो हमें महंगा पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्चिंग जो रहती है, मल्चिंग यही कहें कि हम अलग से मल्चिंग तो नहीं करता, मगर जो भी अवशेष, फसल के जो अवशेष रहते हैं वो मैं खेत में ही उनको मिला देता हूँ वहीं पर। तो फसल शुरू में अपन लगाते हैं, आगे लगाकर आजकल जो फसल बोते हैं मूंग की या कुछ भी, जोरदार लगती है, और ये अपन जो नरवाई का उसी में मिलाते हैं, उससे फसल थोड़ी कम होती है, मगर बाद में फसल इतनी अधिक अच्छी हो जाती है, उसका कहना ही लाजवाब रहता है, और उससे नींदा भी कम होता है। नींदानाशक के लिए दूसरा प्रयोग ये भी है एक, कि हमारे खेत में जो भी नींदा उग रहा है, हमारा लेसुआ कह लो, बथुआ कह लो, जो भी है, हम उसको 1 एकड़ में यदि खेती कर रहे हैं, जैविक प्राकृतिक खेती, तो 1 एकड़ के लिए वो पूरे जो अवशेष अपने खेत में उगते हैं, हम पूरा उनको जड़ सहित निकाल लें, जड़ सहित निकाल के उसको बारीक काट के अच्छा, और 10 लीटर गौमूत्र में उसको डाल दें और उसको सड़ने दें। तो ये कम से कम 50-60 दिन में हमारा एक अच्छा नींदानाशक बन जाता है। एक बार में तो नींदा उसका खेत का साफ नहीं होता, मगर ये से नींदानाशक को यदि इसी प्रकार हम बनाते रहें और खेत में डालते रहें, 2-3 बार डालने में हमारे खेत में जो नींदा उगता है वह बाद में दिखाई नहीं देगा। ये खापरखेड़ा में अंकित पटेल खेती कर रहे हैं, उन्हीं ने इसको पहले अपनाया और मैंने देख के भी आया उनके खेतों पर। तो वास्तव में पहले मैं गया था तो उनके खेत में इतना नींदा था कि पूरी फसल ही बैठ गई थी उनकी, बैठ जाती थी। मगर इस बार मैं गया भी तो उनके खेत में नींद ही नहीं था। उन्होंने बुलाया था कि मीना जी आओ आप देखो, तो मेरे खेत में मैंने जो बना था प्रयोग किए हैं, उससे मेरा नींदा पूरा कंट्रोल हो गया है, जो खरपतवार है पूरी कंट्रोल हो गई है। तो वास्तव में उनका अनुभव भी अच्छा रहा वहां पर पे। तो मैंने भी उसकी शुरुआत की, मैंने एक ही बार मारा है, उससे पूरा नींदा तो खत्म नहीं हुआ, मगर हाँ अच्छा, वो भी अच्छा उनका है तरीका नींदानाशक का, इसको आप अपना सकते हैं, इसमें हम नींदानाशक के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फसलों में यदि हम फसलों में अधिक इल्ली है जो अपने खेतों में लग जाती है, कभी चने में और मूंगों में, उसके लिए हम सबसे रामबाण इलाज है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है वो किसी भी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। ब्रह्मास्त्र के लिए हम 2-3 किलो नीम के पत्ते ले लें, 2 किलो पपीता के पत्ते ले लें, अनार के पत्ते ले लें, अरंडी के पत्ते ले लें 2-2 किलो, अमरूद कल्चर, और 10 लीटर गौमूत्र में इनको अच्छे बारीक कूट कर इतना उबालें कि अपना घटक आधा रह जाए, और इसको 24 घंटे ठंडा करने के बाद 2 लीटर घटक को 100 लीटर पानी में मिलाकर अपने अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है कि उससे इल्ली, कैसी भी इल्ली है तो वह पूर्णतः खत्म हो जाती है। सीधे गौमूत्र का भी उपयोग अपन खेत में कर सकते हैं। 1 लीटर गौमूत्र को 20 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो इससे कीटों का प्रबंध होता है और हमारी फसल भी वृद्धि होती है, फसल भी अच्छी लहलहाने लगती है। यदि किसी प्रकार का पीलापन आ रहा है तो वह भी अच्छी हो जाती है। और जल प्रबंधन तो बहुत जरूरी है ही उसमें।
जल प्रबंधन यदि हम सिंचाई पानी कम मात्रा में देंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, और पानी यदि भरकर जाता है खेतों में तो वे भी ज्यादा नुकसानदेह है। पानी की मात्रा जितनी कम रखेंगे खेती में उतनी प्राकृतिक खेती की फसल अच्छी लहला आएगी। आजकल जो हमारे गड्ढे हैं, धान के गड्ढे हैं, उनमें हम पानी भर कर देते हैं, नीली पड़ती जाती है और हमें उपज कम प्राप्त होती है। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे प्राकृतिक खेती के। जब हम वाशिम गए थे, आप सभी लोग साथ में थे वाशिम में, वहाँ चौहान जी ने हमें जो ट्राइकोडर्मा बनाने की जो विधि बताई और उसके जो फायदे बताए वे भी बहुत अच्छे, उनको भी हम उपयोग कर सकते हैं। अशोक भैया ने भी अभी लैब चालू की है, कल पर उसका उद्घाटन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। ट्राइको लैब बनाने की मैं भी सोच रहा हूँ कि एक लैब मैं भी बनाऊं यहाँ पर, सभी का, तो आपके सहयोग से मैं, खर्चा मेरा ही होगा उसमें पूरा, मगर उसको मार्गदर्शन मुझे मिलना चाहिए सही, तो मैं भी यहाँ पे बना सकता हूँ। हम जब जलगांव गए थे, अरेंडा गए थे, तो मेहरा जी मेरे साथ में थे। वहां पर जो हमने उनकी खेती देखी वह भी सराहनीय खेती थी। उनका 2000 एकड़ का पूरा प्लॉट है पहाड़ पर, 2000 एकड़ में उनके कई लगे हैं उत्पाद उसमें। जैन पाइप भी उनका बनता है, 200 एकड़ में उनका पाइप का प्लांट फैला हुआ है। फूड प्रोसेसिंग भी उनकी 180 एकड़ में वो भी फैली हुई है, वहीं पर उनको पूरा वो बनता है उनका, तुम्हारा इसका किसान केचप का और कोका कोला और माजा का जो रॉ मटेरियल है वो वहीं पर बनाते हैं और वहीं से इनको वो बेचते हैं वहां पर। उनकी जो पपीते की खेती थी, हमें सब में अधिक मुझे पपीते की खेती वहां पर पसंद आई। पपीते की खेती जो वो कर रहे हैं, उनका कहना थी कि हम यदि पपीते की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो हमें शुद्ध 3 लाख रुपए की आय उससे हो सकती है, और पूरा खर्चा उन्होंने उसका बताया था 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये में वो यदि हम एक क्षेत्र में 5 किसान यदि एकत्रित होकर यदि पपीते की खेती करते हैं, वो तो उनका ही आदमी यहाँ पर आएगा, आपको पूरे पपीते की खेती लगवा कर जाएगा यहाँ पर उनका। पपीता नहीं, सॉरी सॉरी सर, थोड़ा जी सा मैं बीच में बोल रहा हूँ। ये हाँ जी, पपीता की बोलो बोलो। खेती नहीं, केला। केले की खेती, केले की खेती, सॉरी सॉरी सॉरी, केले की खेती, केले की खेती, केले की खेती कह रहे सही। तो वो यहाँ पर करवाने को आएंगे, उनका ही उसमें ड्रिप सिस्टम भी उनका रहेगा और जो लिक्विड खाद है वो भी उनका रहेगा। पूरी लागत उनकी रहेगी उसमें। अपने लिए सिर्फ 1,30,000 में पूरी उनकी लागत है, और पूरा हमें 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ उन्होंने बताया कि आप 3 लाख शुद्ध आय इसमें कर सकते हैं। और पपीपी केले की खेती बड़ी लाजवाब खेती थी उनकी, वह हमें बहुत पसंद आई। वहां पर आलू की भी खेती कर रहे हैं वो वहां पर, मिर्च भी है, आम के बाग जो उनको वहां था उसमें कई प्रकार, आम के पौधे थे अधिक, बहुत उनका कम से कम 10 एकड़ में आम के पौधे लगे थे, ऊपर ही होंगे। उनमें ऐसी ऐसी वैरायटी थी कि वो सर बता रहे थे कि यहाँ विदेश के ऐसे ऐसे आम हैं जो एक आम के 1 किलो की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है। ये उन्होंने वहां हमें बताया कि इतने महंगे महंगे आम के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। वो भी बहुत उनका अच्छा वहां पर। उसके बाद हम मामूराबाद, केवी के विज्ञान केंद्र जलगांव के हम मामूराबाद पहुंचे थे। वहां पर भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिला। कई क्रॉप कटिंग उनकी जो वहाँ क्रॉप खेती जो हो रही थी,
मिक्सचर की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। वहां पर खरीफ की और रबी की तिल की फसल देखने को मिली, और जो हमने वहां से थोड़े थोड़े उनसे बीज भी लेके आए उस तिल के, वहां से तुअर अरहर की खेती भी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, वो भी हमने वहां लेकर आए, और बहुत अच्छा अनुभव रहा वहां का भी, मोहम्मदाबाद का। वहां कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी हमें संबोधित किया, बहुत अच्छा उनका संबोधन रहा, उनका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको जब भी आवश्यकता हो आप मुझे फोन लगा सकते हैं। उनका फोन नंबर भी हमने लेकर आए थे, मेहरा जी ने और हमने, तो ये उन्होंने वहां से हमें बोला कि आप जब भी आवश्यकता हो आप हमें भी इस पर फोन लगा सकते हैं। तो ये मेरे प्राकृतिक खेती के कुछ अनुभव थे, और वहां के जो अनुभव थे वो भी अच्छे रहे। अब इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है मेहरा जी को। आगे आप जो भी चर्चा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं इसमें। हरिओम जी। अब आप कोई हमारे सदन से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आदरणीय मीना जी से प्रश्न पूछ लें। जी हो। सीएम राय सर जी पूछें प्रश्न। जी ओम, सदन को प्रणाम, मीना सर को सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप वहाँ गए थे जलगांव, जहाँ आम का पेड़ देखे, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का है, जी तो वो लोग क्या नर्सरी के रूप में उपलब्ध भी कराते हैं या केवल दिखाने के लिए ही? जी ओम। नहीं, नर्सरी जो विदेशी पौधे हैं वो तो वहां से वो अपने लिए नहीं देते हैं, मगर हाँ उनके पौधे हैं, हमारे लिए भी उपलब्ध करवाते हैं आम के पौधे। वो उनका भी उनका प्रबंध है, हर चीज के उन पौधे उपलब्ध करवाते हैं वो अपने लिए वहां से। कुछ संपर्क है क्या केले, सर? जी संपर्क सूत्र है कोई कि जिससे बात किया जा सके? हाँ हाँ, उनका इनके पास अपने आत्मा परियोजना वाले गोविंद मीना जी हैं यहाँ पर जिले में, उनके पास तो उनका नंबर भी है, और शायद मेहरा जी ने भी उनका नंबर लाए हो तो हो सकता है। जी हाँ, उनका नंबर है सर, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, उनसे बातचीत कर सकते हैं जी आप। जी जी हो। जी ओम। नहीं मिथिलेश मैडम। हेलो। हाँ जी ओम, हेलो। सदन को सभी को प्रणाम। और मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे ये भाई सुना रहे थे कि खरपतवार के लिए जैसे उसको निकाल करके जड़ सहित और फिर उसकी कटिंग करके कितने दिन उसको भिगो के जी रखना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं पूरा नहीं समझ पाई थी। ये वो उसके लिए ये है कि अपने प्राकृतिक खेती यदि हम 1 एकड़ में कर रहे हैं और उसमें यदि नींदा है, खरपतवार है हमारे खेतों में, जो खेतों में जो भी खरपतवार हमारे उग रहे हैं, जितने भी प्रकार के खरपतवार हैं उन सबको मिलाकर हम 5 किलो खरपतवार निकाल रहे हैं जड़ सहित। उनको बारीक बारीक काट के कुट्टी करके और 10 लीटर गौमूत्र में उनको डाल दें, और इनको हम करीब करीब 50 दिन या 60 दिन के लिए हम एक ड्रम में रख दें और डेली उनको हिलाते रहें। 60 दिन के बाद ये हमारे नींदानाशक का काम करने लगता है, और ये 1 एकड़ के लिए है। ये 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे धीरे धीरे 2 बार में या 3 बार में अपने खेत के खरपतवार पूरे खत्म हो जाते हैं। तो इसमें से जो आप अर्क निकलेगा यदि उस अर्क को हमें स्प्रे करना है? जी 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 जी। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पानी के जी साथ हाँ, मिला जो के? अर्क बनेगा उसका। जी तो ये अर्क पानी में मिलाना हेलो। है या ऐसे ही देना है? नहीं, पानी में मिला, देखो 1 एकड़ में 4 पंप दवा या 5 पंप दवा फेंकती है। अर्क कितना है अपना
10 लीटर, जी उसको मल्टीप्लाई करिए, एक पंप में 2 लीटर अर्क आएगा, जी बाकी का पानी रहेगा उसमें। जी जी जो 2 लीटर अर्क और बाकी का आपने 20 लीटर पंप, 18 लीटर पानी भर के आप स्प्रे कर दीजिए। यदि तो उसमें तो स्प्रे आप करें तो पहले खेतों में नमी की मात्रा होना बहुत जरूरी है। जी खेत जी में यदि नमी रहेगी तो बहुत अच्छा असर करता है। जी जी धन्यवाद। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारे इसमें आज पवन सर जुड़े हैं या नहीं, और पवन सर नहीं है तो दिनेश सर हैं क्या? आज मेरा एक प्रश्न था, कल उन सर का फोन भी नहीं लगा, शायद वो कहीं व्यस्त है। पतंजलि में ट्रेनिंग के लिए किसानों को बुलाया गया है और वो वहाँ 11-12 तारीख का प्रोग्राम है, उसी की थोड़ी सी मुझे डिटेल लेनी थी। कोई बताएगा सर हैं जुड़े हुए इसमें? जी हाँ ओम, दीदी। शायद कोई है। हाँ हाँ दिनेश ना। जी। हाँ जी जी आदरणीय। जी दीदी, वो आदरणीय पवन सर तो जुड़े नहीं हैं। मैं जी पूछूंगा, असल में वो आजकल कुछ कार्यों में व्यस्त हैं तो कॉल भी नहीं लग रहा है, तो मैं पूछूंगा, आज कोशिश करूंगा जी। जी जी भैया, मैं आपको भी कॉल कर सकती हूँ क्या? हाँ एक्चुअली मैं वहाँ रहता नहीं हूँ दीदी, तो आप कर सकती हैं, कॉल तो कर सकते हैं। हाँ, पर हाँ हाँ नहीं, जानकारी वहीं। जानकारी तो थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी, तो उसी हाँ पर्पज में, क्योंकि सर ही ऑर्गेनाइज कराएंगे उसको। और कल और परसों का प्रोग्राम है वो 2 दिन का, तो उसी से रिलेटेड जानकारी लेनी थी थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं कॉल कर लेता हूँ वहाँ पे और फिर ये जानकारी हासिल करके हम बात कर लेंगे दीदी, आप फोन कर लीजिएगा। जी जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जी ओम, योगाहार से हैंड रेस है तो वो जानकारी दे दें। जी ओम। जी आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी जो भव्य दिव्य योग कराया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हमारे नारायण मीना जी जो कैसे कर सकता है, सफल कैसे हो सकता है, उसका प्रभाव कैसे आवाज कट रही है सर, आवाज। दिखेगा, ये बात आवाज नहीं आ रही है। शायद थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ मिथिलेश जी की बात पर, और नेटवर्क में आ जाता हूँ, तो जब तक और किसी का ले लीजिए। जी आदरणीय शरद भैया। जी बहुत अच्छा, मीना जी ने काफी अच्छा अनुभव बताया। और जो उनके जैन इरिगेशन से संबंधित अगर कोई किसी को परेशानी आती है तो वो मेरे से भी संपर्क कर सकता है। और जो उन्होंने केले की खेती बताई, तो केले की खेती बहुत अच्छी है और मैंने आज से 10 साल पहले बहुत अच्छी करी थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर परेशानी आती है तो जंगली सूअर की आती है। अगर आपके इधर जंगली सूअर है तो केला उसके लिए बहुत प्रिय होता है और वो तार और फेंसिंग भी तोड़ के घुस जाती है। तो इसके कारण हमारे को फिर केला छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो 50-100 के झुंड में घुस जाती है खेतों में। तो उसका भी अगर कोई केला लगा रहा हो, अगर उसके यहाँ पे जंगली सूअर का प्रकोप हो तो वो ना लगावे, क्योंकि सूअर बहुत ज्यादा उसको पसंद करती है और भारी नुकसान होता है। और नीचे इवन ये तक देखा गया है कि आप अगर झटका मशीन लगाते हैं तो वो नीचे से गड्ढे खोद के निकाल जाती है। उसके बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन वो अगर जंगली सूअर है तो उससे बचने का पहले अच्छे से प्रबंध करे, फिर उसमें वो जावे कि हमें लगाना है। अगर कोई ऐसा एकदम से लगा लेगा और नुकसान होगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। जंगली सूअर का विशेष ध्यान रखना है। मैं इतना बताना चाह रहा था। और मीना साहब ने बहुत अच्छी जानकारियां दी कि कैसे कचरे को कंट्रोल करेंगे, कैसे जीव अमृत, घन घन अमृत का उपयोग करेंगे। उनका काफी अनुभव है और मैं भी उनके घर पे एक बार अभी हम दादू के साथ जाना हुआ। मैंने देखा कि उनके यहाँ जो बिटिया है, बहू है, बहुत अच्छे गमले डिजाइन करती हैं। अगर वो दिखाना चाहें तो सदन में वो गमलों को दिखा सकती हैं कि कैसे उन्होंने वो गमले डिजाइन किए हैं और कितने सुंदर बनाए। जी ओम, प्रणाम। जी आदरणीय मीना जी, यदि आप घर हैं
तो वो वास्तव में बहुत जी जी अद्भुत मतलब जो है वो है। तो यदि आप दिखा सके तो जरूर दिखाएं सदन में। वो बहुत प्रेरणादायी है जी। जी जी मेहरा जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको पूरी जो उनकी मेहनत जो है हमारी बहू की, वो मेहनत मैं आपको बताऊंगा। आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं अब जा रहा हूँ। तो हमारी ये अभी बहू है, वो ही मेहनत कर रही है, अभी देख लो आप, ये वो ही लगी है पूरे, उनमें पानी देना, उनको संभालना थोड़े पास संभालना। से दिखाइए ना मीना साहब, जो डिजाइन उन्होंने बनाई है वो दिखाइए ना पास से थोड़ा। हाँ जी। ये लो। इसमें ये भी बताइए दीवार पर लगे हुए हैं और रॉ मटेरियल में बाटल का उपयोग किया गया है, अलग अलग जी जी तरह से हाँ, ये सब बिल्कुल बिल्कुल बताते बिल्कुल। जाइए। जी हाँ, ये नीचे डब्बों के वो बनाए हैं उन्होंने, गमले पूरे डब्बों गमले। वेस्ट चीजें होती हैं उसका उन्होंने गमले में उपयोग किया है, बहुत अच्छा। और बताओ बताओ, ये हमारी छोटी बहू है, ये देखो मेहनत इतना कर रही, वो अच्छा ही देखो पानी दे उन्होंने रही है अभी। इतना अच्छा ये उन्होंने अपने घर को सजाया आप उनको कि आप बहुत उनको ही आशीर्वाद मोबाइल दे देने की दीजिए इच्छा जरा, तो है। वो थोड़े ठीक से बता पाएंगी। मोबाइल दे दो। लो लो, बता बता बता, और वो नहीं बता पाएगी। लो। हाँ, ये देखिए गमले लगे वो हुए हैं पूरे। आपको परमिशन देनी पड़ेगी। मैंने बोल दिया, इसके बाद वो नहीं बता रही। ये यहाँ पर भी ये देखो पूरे गमले रखे हुए हैं, ये पूरे, ये पूरे उनकी बहुत सजावट सुंदर। है पूरी, ये पूरी गमलों में। ये बहुत सुंदर, ये पौधा जो है बहुत ही अच्छा पौधा है, इसमें इतना गेंद टाइप का फूल आता है, बिल्कुल गेंद जैसा। ये अलग अलग लाए हैं उन्होंने, ये पूरे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लगे हैं पूरे, इधर इतने एक अच्छे पत्ती लगी गमले है पूरी। हैं और इसके बीच में गाय के बछिए की आवाज आ रही है। ये सब एक जो जैविक किसान की एक पहचान है, वो मीना जी के यहाँ मुझे देखने को ये मिलेगी। देखो, ये बाटल के गमले ये लगे हुए हैं, वो धूप के कारण पहले बाहर लगे थे, अब इनको अंदर टांग दिया उसने ला करके, ये पूरे गमले। ये इस प्रकार से एक छोटी सी बगिया है, इसमें बैठने में भी आनंद आता हमारे लिए और यहाँ पर, और सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं उनकी। इसके लिए आप बहुत बहुत, आपने प्रशंसा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं मीना साहब, बहुत बहुत बड़ी चीज है। आपके कोई विशेष आशीर्वाद है जो इतनी अच्छी आपको बहू मिली। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। उन्हें भी साधुवाद। बहुत अच्छा जी। जी जी यानी घर में प्रवेश करते ही एक बहुत अद्भुत मतलब जो है आनंद आता है कि जिधर देखो, जिस दीवार में देखो, उस दीवार में जो है पौधे लगे हुए हैं। ऊपर से नीचे बेलें आ रही है, नीचे से ऊपर बेल जा रही है। भिन्न भिन्न तरह के जो है वो पौधे वहां पर लगाए गए हैं। फूल के भी बहुत सारे अलग अलग पौधे हैं। तो इसके लिए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। और साथ में जो एक वातावरण बनता है सुंदर, वो निश्चित रूप से बहुत, जैसे जो जैविक किसान की जो होने चाहिए वो उस तरह की वहां पर हमको दिखाई पड़ता है। तो मैं और आदरणीय सद भैया जब इनके घर गए तो हमने ये सब देखा। और निश्चित रूप से गाय भी है, भैंस भी है, मतलब जो चीजें एक जैविक किसान के यहाँ होना चाहिए वो सब इनके यहाँ है। तो इस तरह से निश्चित रूप से जो ये नर्मदापुरम यदि कोई पधारता है तो आते हैं, तो निश्चित रूप से यदि मीना जी के यहाँ जाएंगे तो उनको बहुत सुकून होगा। जियो। जी मेहरा जी, ये गोबर गैस है घर पे ही, अंडरग्राउंड पूरा। ये देखो, ये पता भी नहीं लगता कहाँ गोबर गैस बना हुआ है, कहीं आकर देखते भी ये क्या है, गोबर गैस। ये जी सैलरी फुल हो गई है, एक 2 ट्राली हाँ सैलरी निकलती है एक बार में इसमें। जी ये पूरी जी हाँ सैलरी 2 ट्राली निकलती है हाँ भरकर, मुझे सीधे हम खेत में ले जाकर जी डाल देते हैं।
और अब इसमें आप ट्राइकोडर्मा डाल दो तो ये पूरा फैल जाएगा, तो आपको और सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से। ट्राइकोडर्मा आपसे लेके आएंगे, बिल्कुल आपसे लेके आएंगे ट्राइकोडर्मा, उसको ही डालेंगे इसमें। और जितने जल्दी हो, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, तो ये बायो लैब भी लगाएं, और बायो लैब लगाएंगे तो वहां से एक व्यक्ति अपन बुला लेंगे और वो आपके पूरे स्टेब्लिश करके जाएगा। थोड़े बहुत कमी यदि पटेल साहब के यहाँ रही है तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। आप तो बस सामान बुलवाइए और शुरू करें। निश्चित रूप से हम नर्मदापुरम में अलग अलग क्षेत्र में, शिवनी मालवा में एक बन गई है, नर्मदापुरम में है ही, माखन नगर में भी यदि बन जाएगी, धीरे धीरे ये जो है पूरे जिले को अपन कवर कर लेंगे। 3 तहसील यदि होती है तो फिर 3 तहसील और बचेगी। तो अभी हम जो 12 तारीख को जो स्टॉल लगा रहे हैं अपन गोविंद नगर में, वहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे। जो जो चीज़ हम बना सकते हैं उन सब चीज़ों को भी वहाँ पर हम प्रदर्शित करें। कैसे हम ग्रेनुअल खाद बना सकते हैं, कैसे हम बायोजाइम बना सकते हैं, कैसे हम टॉनिक बना सकते हैं, किस तरह की स्लैरी जो है, 3 तरह की स्लैरी जो कि भोजन को, पौधों को भोजन उपलब्ध कराती है, इन सब की चर्चा भी वहाँ पर हम करेंगे। और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी आएंगे, हमारे जिला अधिकारी भी आएंगे, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में 1800 लैब महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी और कलेक्टर महोदय के आग्रह पर वहाँ शुरू की है, उनका सहयोग रहा है। इस तरह से उनसे चर्चा कर और भी हम आगे इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी। और किसी भाई का यदि प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी जो वहाँ पर साथी है वो सब यदि गोविंद नगर पहुँचेंगे 12 तारीख को, तो हम सामूहिक रूप से कलेक्टर साहब से और अपने कृषि विज्ञान के अधिकारियों, आत्मा के और उद्यान और कृषि विभाग के अधिकारियों से इस पर चर्चा भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक हमारा जो हमारे किसी भी एक साथी का वहाँ पर उद्बोधन हो, और वो उस समय हो जब वहाँ पर कलेक्टर महोदय, कृषि विभाग के अधिकारी और हमारे सांसद या विधायक उपस्थित हो। ऐसे समय पर यदि हमें 2 मिनट का समय भी मिलेगा तो उसका हम उपयोग करेंगे, ऐसे उनसे आग्रह किया जाएगा। जी ओम। जी दादू, अवश्य हमें समय अवश्य मिलेगा, क्योंकि जी वो जी सभी संपर्क में पूरे अधिकारी, वो वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं वहाँ के करता रहता, वो भी अपने संपर्क में वहाँ पे, तो अपन उनसे बोलेंगे तो अवश्य हमें 5-10 मिनट का समय देंगे बोलने के लिए। अब इसमें शरद भैया बोले या आप बोले, जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। और चलेंगे 12 तारीख को अवश्य। यहाँ से अपन 8-9 बजे निकल जाएंगे, 9 बजे। जी जी जी। अभी हैंड रेस हुआ है दादू? आप बुला लें। आदरणीय सौरभ जी। सर नमस्ते, मैं सौरभ राजौरिया बात कर रहा हूँ। मैं जयपुर में रहता हूँ और नया किसान हूँ मैं। तो ये मेरे को लिंक भी लेट मिला था मेरे को, और एक तो 6:30 बजे लिंक आया था और मैंने अभी आधे 20 मिनट पहले ही लिंक देख पाया, तो लेट ज्वाइन किया था। तो मुझे क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी सर उपलब्ध रहती है क्या? मैंने पूरा मिस कर दिया है आपका सेशन ये। मुनीलाल सर। योगाहार जी इसका जानकारी दें। जी जी, आदरणीय सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये सवाल किया। आपके सवाल से सबको जवाब मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल पर योगाहार के नाम से प्रतिदिन की लिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये लिंक जो है आपको आज की लिंक कल उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से हर दिन की लिंक दूसरे दिन जनरेट हो जाती है। योगाहार पे जाएंगे आप, और आज का जो जितने दिन जो भी दिवस है, अलग जैसे 1415वां दिवस या 20वां दिवस, वो या तारीख डालेंगे
तो आपको योगाहार की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप दो रिकॉर्डिंग बनती है, एक योग क्लास की और एक जो प्राकृतिक जैविक खेती आहार की चर्चा दूसरे सत्र की, दोनों सत्रों की इसमें यूट्यूब पर रहेगी। अगर कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर लिख ले। कोई भी सदस्य जिनको ये लिंक सुनना है, जिस दिन की चाहिए उस दिन की, जिस व्यक्ति की चाहिए उस व्यक्ति की आपको लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरा नंबर है 7000268815 70268815। 7000268815। ये जी जी जी। ये नंबर तो बसा हुआ है सर। थैंक यू सर, मैं आपसे संपर्क करूंगा सर। जी थैंक यू सर। आदरणीय सौरभ जी, ऐसा भी है, जैसा आपने इनका नंबर लिया है तो आप इनको अपना नंबर भी दे दें, तो ये आपको इस योगाहार के उसमें जोड़ देंगे। तो आपको प्रतिदिन कौन आ रहा है और किस पे चर्चा होगी ये जानकारी भी आपको मिलते रहेगी। जी ओम। जी सर, मैंने इनके नंबर नोट कर लिया, मैं इनको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा सर, तो ये भी सेव कर लेंगे सर। जी जी। और भैया मैं ये लिंक जो है यही लिंक रोज चलती है, लिंक सिर्फ नाम बदलते हैं, लिंक वही है। जी सर, जी धन्यवाद सर। आपका भी जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है, और जिन्होंने लिंक भेजी उनका धन्यवाद और आपका स्वागत है। जी सर, जी। अब मैं हरिओम, हमारे राजाराम मेहर ये भी जुड़े थे, ये यहाँ से हैं बोरना जैत से, सीएम के गांव के पास से। वो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, यदि वो उपस्थित हों तो अपने अनुभव कुछ बताएं कुछ। जी स्वागत है अजय राजाराम जी का, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शायद है नहीं। जी। तो अब मुन्नीलाल सर जी को बुला लेते हैं, तो उनसे एक कमेंट भी ले लें, और शायद उनकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि वो इस समय संतरा खा के आए हुए हैं। शरद भैया की आवाज जहाँ मिल जाती है ना, वहाँ हम सबको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि किसान के खेत से जो आवाजें आती हैं, जैसे आदरणीय नारायण मीणा जी के घर से अभी बछड़े की आवाज आ रही थी, सुन करके मन प्रसन्न हो गया। तो ये आवाजें किसानों के घर खेत से आती रहें, और वहाँ मोर की आवाज, कोयल की आवाज, पक्षियों की आवाज, गाय की आवाज, ये आवाजें बहुत सुंदर लगती हैं। और आज योगाहार में जो लगातार चर्चा हो रही है, वो एक सफल कृषक कैसे बना जाए, प्राकृतिक जैविक कृषक कैसे बने, जो लगातार कमेंट करते हैं कि प्राकृतिक जैविक खेती में आज कीटनाशक की जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, तो उसको बाकी चर्चाएं जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है और होती रहती है, लेकिन सरकार और हम सब इस पर परेशान है कि कीटनाशक अभी नहीं प्राप्त हुआ था कि, और जो आज आपने बताया उसका हम लोग जरूर उपयोग करें, प्रयोग करें। और उसकी मात्रा आपने ये बताई है कि जितना निदान है उससे दुगना हम गौमूत्र ले लें। यही उपाय, जितना भी, चाहे आधा एकड़ में करें, 1 बीघा में करें, जितना आपके पास नीरा उपलब्ध हो रहा है उसका दूना गौमूत्र ले लें और 60 दिन 2 महीने तक उसको सड़ाएं, और इसके बाद जो है उसका छिड़काव करें। ऐसा आपके द्वारा बताया गया। प्रयोग करने की विधि भी आपने बताई है कि उसका लगभग 2 लीटर कीटनाशक और बाकी 12-13 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करेंगे, शायद ऐसा अंदाज से। और अब कब इसका थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि हमें कब उसका छिड़काव करना है। गीला खेत होना चाहिए, लेकिन फसल की कब उसमें छिड़काव करना है, मेरा आपसे मीना जी से एक निवेदन है, ये और बताने का कष्ट है, उसका छिड़काव करने का समय कब। जी ओम, ये नींदानाशक का ये समय ये रहता है कि जब अपने खेत में नींदा उग जाता है, 2-2 4-4 पत्ती का हो जाता है, जब भी उसका उपयोग कर सकते हैं नमी होने पर। और उससे फसल से नुकसान तो उस फसल पर होगा भी नहीं। यदि नींदा बड़ा हो जाता है, जब भी उसका हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि नींदा हमारा बड़ा तो हो गया, मगर उसमें फूल नहीं आ पाएंगे। फूल नहीं आने से हमारा नींदा आगे नहीं बढ़ पाएगा या फैल नहीं पाएगा खेत में, उसका उत्पादन कम होता चला जाएगा नींदा का। और जब भी हम उसका उपयोग, मगर नमी होना बहुत जरूरी रहती खेत में। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हमारी खरपतवार कीटनाशक का उपाय हो गया
तो ये समझ लीजिए कि किसान प्राकृतिक जैविक खेती करने में कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो करते हैं और नींदानाशक हमें जो है उपयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज के इस योगाहार कार्यक्रम में यह जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, ये बहुत ही किसानों के हित के लिए है और हमारे देश के लिए है, समाज के लिए है। मैं पुनः आदरणीय मीना जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ उनके पुरुषार्थ को और उनकी गंभीरता को, धीरता को और उनकी लगनशीलता को। और योगाहार में उपस्थित सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं उनके पुरुषार्थ को नमन प्रणाम और वंदन करता हूँ, जो लगातार अपना कार्यक्रम समझ करके इसका संचालन करते रहते हैं। हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं किन्हीं कार्यक्रमों में नहीं रह पाते, कार्यक्रमों की वजह से एब्सेंट तो नहीं होते हैं, परंतु उसका संचालन और देख रेख नहीं कर पाते। लेकिन हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के वीर योद्धा लगातार इस कार्यक्रम को संचालित करने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। उन सबके पुरुषार्थ को नमन और वंदन करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, अरे वंदन। संतरे के विषय में तो बता दीजिए कुछ, आज नहीं बता रहे क्या? संतरे के विषय में क्या है, बस में हूँ तो थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब होती है। मैं सोचा हुआ पूरा कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो तो हाँ, कल हो जी जाती, जी ठीक है ना जी, कल आपका जी बहुत जी। अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय सिग्नोरिया जी। सम्मानित सदन को सादर नमन। आदरणीय मीना जी, एक सवाल था कि जैसे अभी हम लोग जो इस टाइम पे जो नींदा उगा हुआ खेत में, तो उसको एकत्रित अभी कर ले है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आगे जो अपनी मूंग की लेकिन फसल आएगी, मूंग की फसल लगाते जी हो जी ना। हाँ तो मूंग की नहीं, फसल यदि मूंग अभी नहीं जो लगाते नींदा हैं। है नहीं, तो हम अब उसका कर उसको बिल्कुल कर सकते, कलेक्ट कर सकते हैं और देसी गाय के गौमूत्र में उसको हम रख सकते हैं और आगे हमें मूंग की फसल में काम आएगा वो। नहीं, मूंग की फसल नहीं लगाते, सिर्फ हमारा अभी यही फसल है, गेहूं चने ही है और कुछ क्षेत्रों में धान लगाते हैं। तो लेकिन 1 साल तक रखना पड़ेगा इसको हमको पूरा सुरक्षित। नहीं 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 नहीं, वो नहीं रह पाएगा। अपन क्या है, यदि खेत में जो नींदा अपने खेत में उगता है वही नींदा यदि हमारी जी जी मेड़ों जी पर है, उसकी बेड पर है, जी जी तो हम उसको भी उस समय उपयोग उचका कर उपयोग कर सकते हैं। यदि खेत में हमें नींदा नहीं मिलता है, वो यदि वो नींदा जी यदि जी मेड़ों जी पर है तो हम मेड़ों पर से भी उसको उचका कर उस समय उपयोग में ला सकते हैं। नहीं, मेड़ पे तो नहीं उगता, अभी जो उगता है तो उसको हमको अभी उसको गोमूत्र में डाल के उसको तैयार करके रख सकते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने की, मतलब अगली ये लंबा समय के समय हो लिए। जाएगा। उसको अपन हाँ दो वो तो, दो हाँ से हाँ, तीन महीने अधिक नहीं रख सकते ना उसको बनने के बाद। जी जी जी, हाँ जी। आदरणीय गजानन बाजड़ जी। जी सदन को प्रणाम। हेलो बोले सर जी, नारायण जी का नंबर चाहिए था मुझे। जी मिल जाएगा। कांटेक्ट नंबर। हाँ वो डाल देंगे सर, अभी डाल देते हैं ना जो। ठीक है सर, धन्यवाद। या बोल दीजिए नारायण जी, बोल दीजिए। म्यूट है मीना। आप। हाँ। शरद जी नमस्ते। जी जी नमस्कार जी सर। आप ना जितने भी ये चीफ गेस्ट के जब भी आते हैं ना स्पीकर्स, उसके साथ ही मोबाइल नंबर डाला करो। हर बार ये ऐसा होता है ना जनाब जी, नंबर लेना है तो जो ये आपके नाम लिखते हैं, नाम के ब्रैकेट में या मोबाइल नंबर जरूर डालें, जिससे कि जो सुनने वाले हैं वो अपना नंबर नोट कर ले। बहुत अच्छा सर, इसको हम योगाहारी को आज होस्ट को नोट करा देंगे, तो अगली जी बार से सर उसमें जी। मोबाइल नंबर डाल देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ नंबर जरूर डालें, और जिससे कि वो फिर बार बार जी हर बार ये बात होती है कि नंबर भेजो नंबर भेजो। ठीक है जी जी। जी जी जी, बहुत अच्छा नमस्ते सर जी। जी। नमस्ते जी। चाय हो जाए फिर मोबाइल खोलेंगे मीना साहब। जी जी मीना साहब, अगर चाय हो गई हो तो आप आ जाइए। जी सर। हाँ, मीना साहब से क्वेश्चन कर रहे थे तो करिए आप। मीना साहब मैं भी क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये खरपतवार की दवाई खरपतवार से ही कंट्रोल होती है, तो ये जो खरपतवार है किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी फसल का है, तो ये जब आपने इसको गौमूत्र में मिक्स करना है, उसकी जो अवस्था क्या होनी चाहिए उसकी?
खरपतवार की? आप खरपतवार की अवस्था कुछ भी हो सकती है। यदि आपकी खरपतवार यदि खेत में फूल पे है तो फूल सहित भी उचका लीजिए उसको आप। छोटी है तो छोटी को भी हम उसको निकाल सकते हैं उसमें। दोबारा से प्रोसीजर बताइएगा, दोबारा से प्रोसीजर बताइएगा। सॉरी। जी जी। तो उसके क्या है, खरपतवार हम खेत में जो रहती है, जैसे खरपतवार यदि बड़ी हो गई आपके खेत में और आगे यदि 2 महीने बाद यदि तुम दूसरी फसल लेना चाहते हो तो अभी जो खरपतवार है उसको हम निकाल करके अगली फसल के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं। खरपतवार जो भी खरपतवार अपने खेत में है, जितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 10 प्रकार के यदि खरपतवार अपने खेत में उग रहे हैं तो हम उनको सभी को कलेक्ट कर लें, लगभग 5 किलो के करीब, और उस 5 किलो खरपतवार को 10 लीटर गौमूत्र में हम अच्छी उसकी कुट्टी करके खरपतवार की उसमें डाल दें और उसको डेली डंडे से हिलाते रहें। 1 एकड़ के लिए है ये प्रोसीजर, 5 किलो वाला, और 50 से 60 दिन उसको रखा रहने दें। 60 दिन बाद उसको उपयोग कर लें खेतों में। तो खरपतवार तो एक बार में आप सोचेंगे कि एक बार में खरपतवार नष्ट हो जाए, तो वो एक बार में, ये देसी दवा है। खरपतवार के ऊपर ही छिड़काव करना है उसका? नहीं, फसल में कर सकते हो आप। जो फसल आपकी खेत में लगी है और खरपतवार उसमें उग रही है तो आप उसको फसल को डाल सकते हो, उससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ वो खरपतवार को ही नष्ट करती है वो। जी धन्यवाद। और ये 3 बार यदि हम ये खरपतवार का उपयोग हम 3 बार यदि कर लेते हैं अपनी खेतों में फसल पे, तो ये मान के चलिए कि आगे खरपतवार हमारे खेत से पूरे नष्ट हो सकते हैं पूरे। और उसके साथ साथ खेतों के साथ साथ हम मेड़ पर भी, जो बेड है उस पर भी उसका छिड़काव करें तो खरपतवार पूरे मेड़ से भी नष्ट हो जाएंगे। मेड़ पे जब फूलेंगे नहीं खरपतवार, तो उनके बीज खेतों में भी नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। चलिए 8 बज गए हैं और इस कार्यक्रम को संचालक महोदय समापन करें। ये अभी गणपत जी का हैंड रेस था, अगर लास्ट ले लेते हैं और उसके बाद। जी ओम प्रणाम, सदन को नमन। मैं मीणा जी से पूछ रहा हूँ, ये गाजर घास पे भी इसी प्रकार करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, गाजर घास का वही प्रोसीजर है। खेत में भी अपने कई जगह खेतों में बहुत गाजर घास उगती है। असल में जो गाजर घास कई जगह देखने को मिलता है, गाजर घास भी बहुत अधिक मात्रा में है, तो उसका भी गाजर घास का भी वही तोड़ है। गाजर घास को पूरा ये 5 लीटर गौमूत्र में, 10 लीटर गौमूत्र में 5 किलो गाजर घास के डाल दें। हाँ, 5 किलो समथिंग, अपन 5 किलो के लें, 6 किलो के लें समथिंग, उसको निकाल लीजिए, उसकी अच्छी बारीक कुट्टी कीजिए, उस गौमूत्र में डाल दीजिए। और इसका और अच्छा रिजल्ट करना हो तो इसमें एक डीकंपोजर वाला कैप्सूल और डाल दीजिएगा, तो आपको रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट मिलेंगे। ये बिल्कुल जरा भैया, अपन जब वहां बनखेड़ी चलेंगे ना, तो वापसी में अपन खापरखेड़ा चलेंगे उसके अंकित पटेल खेत पे। जी बहुत अच्छा। हाँ, रोड पे ही, वहां से 5-6 किलोमीटर है अप्पे परिया से। जी, यदि समय पे वापिस हो गए तो वहां चलेंगे अपन जरूर। जी बहुत बढ़िया। चलिए, अब समापन की बेला है। अब मैं समापन करता हूँ। अब जिनके क्वेश्चन रह गए हैं तो वो कृपया लिख के डाल देंगे और अगले उसमें सेशन में फिर इसके हल किए जाएंगे। अब आज टाइम हो गया है, तो मैं आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया और पूरा प्रभाव के साथ योग को पहुंचाया। उनको बहुत बहुत साधुवाद, और सदन उनका हमेशा ऋणी रहता है। और आज हमारे मीना साहब ने जो जैविक के विषय में जो चीजें बताई, और जो सबसे बड़ा जैविक खेती में जो खतरा है, जिसको खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या आती है, तो उसका जो हल बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है। और ये भी एक है
इसका भी आप भरपूर उपयोग करिए। बस इसको नमी में डालना है, वो आप ध्यान रखिएगा। और मीना साहब का बहुत बहुत, उन्होंने जो गमले दिखाए उन्हें बहुत, उनके परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद। वो ऐसे ही जैविक चीजों को बढ़ाते रहें और ऐसी नॉलेज हमेशा सदन में देते रहें। और सभी सदस्यों को आज बहुत बहुत प्रणाम। फिर कल नए अतिथि के साथ, नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम। जी ओम, प्रणाम सदन को। ओम ओम पटेल साहब ओम। जी ओम सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी सर ओम, प्रणाम।